बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज बरतानवी पार्लियामेंट ने पुरजोर अंदाज में भारत की मजम्मत की है और मकबूजा कश्मीर के अवाम से खुलकर इजहार यकजहती किया है। आज बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की जो तकारीर हैं वो सुनने वाली थी। जिस तरीके से उन्होंने मुहासरे में गुज़श्ता 1.5 साल से जो कश्मीरी अवाम है उनके हवाले से आवाज़ उठाई है, दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की है, यकीनन वो काबिल तारीफ़ हैं। बाकी दुनिया को भी उनकी तकलीद करने की ज़रूरत है। आज हमारा पहला मौजू ये है कि बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान ने किस तरीके से मकबूजा कश्मीर के अवाम के हक़ के अंदर आवाज़ उठाई है। साथ ही प्रोग्राम में ज़िक्र करेंगे कि इस वक्त दिल्ली के अंदर किसानों का मुजाहरा जारी है और एक अरसे से वहाँ बैठे हुए हैं और वहाँ पे खालिस्तान के हक़ में अब आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। इस हवाले से मोदी सरकार किस मुश्किल के अंदर है और मुजाहिरीन क्यों अभी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, ये हमारा मौजू। और प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे कि सेनेट में ओपन बैलेट के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का केस है उसके अंदर पेशरफ्त क्या है और उसमें क्या किया जाना चाहिए, इस पर भी करेंगे बात। पहले मौजू की तरफ बढ़ते हैं। और ये सब तकरीरें हम सुन रहे थे अरकान पार्लियामेंट की, उसमें कंजर्वेटिव पार्टी के लोग हैं, लेबर पार्टी, तकरीबन तमाम पार्टियों के लोग हैं, तीनों पार्टियों के हैं। और जिस तरीके से उन्होंने इस मसले का अहाता किया है और तमाम पहलुओं के ऊपर उन्होंने इसको उजागर किया है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी इतना डेडिकेटेड किस्म का और इतना मेहनत करके और सारे फैक्ट्स एंड फिगर निकाल के डिबेट नहीं हुई जितनी ये डिबेट हुई है। और आप अंदाजा करें कि इसके अंदर एक मिनिस्टर और तकरीबन 10 के करीब एमपीज ने हिस्सा लिया है, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। और सबसे बड़ी बात है कि सारा ओवन जो है उसने ये शुरू किया। सारा ओवन बेसिकली इट्स चाइनीज ओरिजिन की औरत है और ये वहां पर आके उनके पेरेंट्स सेटल हो गए थे और फिर ये ब्रिटिश उसमें रही है और ये लेबर पार्टी की तरफ से। असल में होता यह है कि कश्मीरियों के बारे में या पाकिस्तान के बारे में या इंडिया के बारे में लेबर पार्टी का रवैया जो है थोड़ा सा सॉफ्ट रहा है हमेशा। लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो प्योर गोरा टाइप जिसे कहते हैं, पक्का गोरा, वो खुद भी गोरे भी कहते हैं पक्का गोरा, क्योंकि वो यहाँ सुन के गए होते हैं। तो पक्का गोरा टाइप जो रवैया है उसको उन्होंने वो होता था। लेकिन इस दफा हैरानकुन बात यह है कि इसमें इन्होंने सबसे पहले बात यह है कि सारा ओवन ने लॉकडाउन से बात शुरू की है और उसने इंटरनेशनली इसको एक्नॉलेज किया है, जो कि इंडिया नहीं मानता कि 5 से 7 लाख फौज जो है तुम्हारी वहां है इतने छोटे से इलाके के अंदर। तो ये 5 से 7 लाख फौज क्या कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने इसमें रेप का जिक्र किया उनकी, और उसने कहा है कि दे हैव बीन रेप्ड एट द डोर स्टेप्स, घरों को दरवाजों पर रेप किया है औरतों को, कि बाहर निकाला है, दरवाजों पर रेप किया गया है और उनको घर के अंदर जो अलग ले जाया जाता है किसी और जगह पे। और फिर उसने उन वाक़यात का जिक्र किया है कि इनको बच्चों को ले जाया जाता है और उनको थाने में रख के फिर स्पीकर लगाए जाते हैं उनके मुंह के आगे जब उनको मार पड़ी होती है, ताकि उनकी आवाज़ें जो है पूरे घर तक पहुंचे। इसके साथ साथ उसने पनाह की दरखास्तें और सब कुछ, और साथ उसने एक लफ्ज़ का जिक्र किया है कि ये खातून है इसको जो है अपना कम से कम और कुछ नहीं तो इसने कहा है कि मोदी को कम से कम और कुछ नहीं कि एक स्टेट टेररिज्म के एजेंट के तौर पर डिक्लेयर किया जाए। फिर उसके बाद अगली तो तकरीर थी वो एक कंजर्वेटिव पार्लियामेंट के रुकन की थी, जेम्स डैली। अच्छा, दोनों का बयानिया एक है। ये हैरान कौन, ये बरतानिया में इससे पहले कभी नहीं। आप देखें ना, पूरे मुसलमानों की तादाद भी अगर लगा ले तो कितनी होगी, इतनी सी मुख्तलिफ। उस मुसलमानों के अंदर भी अपना अल्जायर के भी हैं, सऊदी अरब के भी हैं, सीरियन भी, दुनिया जान के बैठे हुए वहां पर, इराकी है बहुत ज्यादा, ईरानी बहुत ज्यादा जो डिफेक्ट किए गए थे। उसके बावजूद भी कश्मीरी और पाकिस्तानी बहुत कम है एज कम्पेयर टू दी ओवरऑल मुस्लिम पॉपुलेशन और इमिग्रेंट्स पॉपुलेशन। उसके बावजूद भी इतना ज्यादा साथ देना। और उसने जो एक बात की है इस बंदे ने कंजर्ट, उसने कहा है कि सबसे बुरा रोल जो है ये वेस्टर्न मीडिया का है इस मामले के अंदर। उसने कहा आई डोंट नो कि व्हाई द वेस्टर्न मीडिया इज साइलेंट। और वो उसने ये कहा है कि मुझे लगता यह है कि कोई मतलब देखो ना, हुकूमतों के है कि हमने ट्रेड करनी है, हुकूमतों की है कि हमने जनाब हमारा कोई इतना बड़ी मार्केट है, कोई बिजनेसमैन कहे कि मेरा कारोबार रुक जाएगा। मीडिया जो है उसका बहुत ज्यादा लॉबी सिर्फ एंटी मुस्लिम होने की वजह से वो इस इंडिया के जराइम को छुपाती है। और वो कहता है इसी तरह
जेम्स जो स्पेलर है, ये अगेन लेबर पार्टी का, इसने सिखों की बात की है। इसने कहा है कि जो पंजाब की सूरत हाल जो है, ऐसा लगता है कि पंजाब और कश्मीर की जो सूरत हाल है, ये इंडिया को एक दिन पाकिस्तान के दरमियान एक बिल्कुल बफर जोन बना देगी और ये दोनों इलाके जो हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आ जाएंगे और इंडिया का एक्सेस बिल्कुल। और उसने यही कहा है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर कि कम से कम और कुछ नहीं तो मकबूजा कश्मीर की डेमोक्रेसी की बात की है, रेफरेंडम की बात की है। फिर उसने ये कहा है कि 84 से जिस दिन गोल्डन टेम्पल में फौज घुसी है और उसके बाद इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ है, उस वक्त से पूरे का पूरा जो रीजन है वो डिस्टर्ब है और पूरे का पूरा रीजन एक खास नफरत का लंबरदार है। और फिर उसने बताया मेरे ब्रदर सिक्स यहाँ बैठे हुए हैं, ये अपने लिबास की वजह से बहुत आसानी से आइडेंटिफाई होते हैं और आसानी से विक्टिम बन जाते हैं। फिर एक कंजर्वेटिव पार्टी की एक और है सारा बटलैकनर जो है, उसने ये कहा है कि हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि और हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों ताकतों का किसी भी तौर पर अगर एक दफा तवाज़ुन खराब हो गया एटॉमिक पावर, और उसने फिर वो एटॉमिक जो उसकी वॉर की एक्सीजेंसी में उसको सुना बड़ा खौफनाक, इस पर हमने शायद डिस्कस भी किया है कि अगर इन दोनों मुल्कों ने छोटे आपस में भी चला दिए तो अगले 15 साल तक एक न्यूक्लियर विंटर जो आएगा पूरी दुनिया के ऊपर, और 50 छोटे छोटे जो है ना इतने से टिनी जो एटम बम भी चल गए तो विंटर आएगा, 20 साल तक फसलें नहीं उगेंगी। फिर वो नासा तो हमारे उसने बड़ा जबरदस्त पॉइंट उठाया कि 2015 से 2020 के दौरान बर्तानिया ने कितने अरब पाउंड का असला भारत को बेचा है इस पे, और ये इस्तेमाल हो रहा है मकबूजा कश्मीर के अवाम के ऊपर, और ये सवालात जो है ये कभी भी इंडिया के बारे में कभी नहीं उठाए। मैं वैसे कह रहा था कितनी बड़ी पेशरफ्त है ये आज की जो देखिए 2-3-4 चीजों को साथ में लाएं। मुझे लगता ये है कि बरतानिया जो है ना उसके बारे में जो तमाम जितने भी तजिया नगार हैं जो डीप सोचने वाले, एक तुम्हारे यहाँ होता है ना खबर पड़ी और उसके बाद वो कहते हैं कि बरतानिया 77 से लेके अब तक इस चीज का दुख सीने में दबाए हुए है कि अमेरिका ने उसके खिलाफ मूवमेंट चलाई थी, उसको अमेरिका से निकाला था और उसके बाद फ्रांस को वहां पर एंट्री मिली थी। सही, आपको याद होगा ये मुजस्समा आजादी जो है ये फ्रांस का तोहफा है और फ्रेंच फोर्सेस जो थी वहां पर आई थी। कहते हैं जब भी मौका मिलता है बरतानिया को वो अमेरिका को डिच करने की कोशिश करता है किसी न किसी मकाम पर। वियतनाम की सारी जंग का जो प्रोपेगेंडा है अमेरिका के खिलाफ वो बीबीसी से उठा था। अब बीबीसी ने उसका जो इमेज है उसी किस्म का बिल्ड करने की कोशिश की थी। आप कभी एक आम गोरे को देख लेना तो वो जो है ना वो गोरा वो गुफ्तगू करते हुए अमेरिका का बड़ा खास तरीके से मजाक उड़ाएगा। मसलन निक्सन ने किताब लिखी थी हैरोस, वो मेरे हाथ में थी, तो हम एक बरतानवी कपल जो था वो यहाँ पर उससे गुफ्तगू हो रही थी, पालिशा ड्रामा हो रहा था उस जमाने में आए हुए थे। तो उसका पहला जो टाइटल था, हालांकि निक्सन ने खलूस नीयत के साथ कहा था कि मेरा सबसे जो पसंदीदा शख्सियत है वो है चर्चिल, और चर्चिल का उसने टाइटल लिखा था लार्जेस्ट मैन ऑफ द हिस्ट्री। तो इनको बुरा लगा कि ये कोई जुबान ठीक नहीं, तो उसने मस्ट लार्जेस्ट मैन, अमेरिकन जो है ना वो नाक में ले जाते हैं ठोनी, इस तरह वो करते हैं। तो उसने ये अब वो इसी तरह मैं एक दफा खड़ा था उसके अंदर लिफ्ट में, तो अमेरिकन जो थे उसको 2-3 गोरों ने पकड़ा हुआ था ना उसमें ट्यूब में, तो पकड़ा हुआ था वेयर फ्रॉम हियर यू, तो उसने कहा फ्रॉम ओ कैलिफोर्निया, बिग रोड, वो फिर आगे शुरू हो यस बिग रोड 9 टाइप ऑफ रोड वाला ये, तो ये उसको बड़े मजे से सुन रहे थे, वो अपने बातें कर रहा था। So you go on sizes, yes, size is very important for America, वो उस तरह, तो ये इस तरह का मजाक जान के। अच्छा, और ये सब ये जो आज की पेशरफ्त है, अब यूरोपीय यूनियन भी इसको अच्छा उसमें आप दूसरे यूरोपीय यूनियन का अपना मसला है, अक़वाम मुत्तहिदा का जो यूनाइटेड नेशंस का जो जेनेवा का ह्यूमन राइट्स का वो स्टेशन है वो एट स्टेक है, उसकी रेपुटेशन एट स्टेक है कि उससे किस किस्म के लोगों को, फिर यूरोपियन यूनियन के साथ उन्होंने ये किया है कि इंडियंस ने अपने जाती तल्लुकात की बुनियाद पे एक फेक किस्म की विजिट करवाया और उस विजिट के ऊपर भी जो लोगों ने बातें की सारा कुछ बांडा फूट गया था, वो बांडा फूट गया। असल मसला ये है कि इंडिया इस वक्त जो बैड प्रेस फेस कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है,
آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ سارے کا سارا جو ہے یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ میرے نزدیک جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس وقت امریکہ نے آفٹر ایئرز اینڈ ایئرز، کم از کم 60 سال کے بعد امریکہ کے اور انڈیا کے اتنے سٹرونگ ریلیشن شپ بلٹ اپ ہوئے ہیں، کیونکہ نہرو سے لے کے اندرا گاندھی سب تک سب جو تھے دے ور ان دا رشین گلوب. ایون جب امریکہ لڑ رہا تھا روس کے ساتھ افغانستان میں، اس وقت بھی رشیا کے ساتھ تھا، رشین لابیز کے ساتھ تھا انڈیا. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تو لڑ رہا تھا، امریکہ تو پاکستان کے ساتھ تھا، اور امریکہ اس وقت کرنے کے لیے بھی ہمیں بھی اگر 4,500 اسکالرشپ دیے تھے یو ایس ایڈ کے، تو انڈیا کو بھی دے دیے تھے 4,500 برابر، تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. لیکن پہلی دفعہ ہوا ہے کہ فرنٹ مین اسٹیٹ جو بنی ہے وہ فرنٹ مین اسٹیٹ جو ہے وہ انڈیا بنی. آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ کے پہلے جو ہے ابھی یہ ان دنوں میں ایک قرارداد پیش ہوئی تھی کہ پاکستان کو نان نیٹو الائنس سے نکال دیا جائے، اور وہ قرارداد جو تھی وہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ میں چلے گئی، کیونکہ ٹرمپ کو ان کو اپنی پڑ گئی نا سارے ان کو. لیکن اس وقت وہ چاہتے یہ ہیں کہ برطانیہ یہ چاہتا ہے کہ اور کچھ ہو نہ ہو، اس چائنا انڈیا کی لڑائی کے اندر انڈیا کی ہیجمنی چاہتا ہے امریکہ، تاکہ انڈیا اپنے آپ کو اسٹیشن کرے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس معاملے کے اندر دونوں کے دونوں جو ہے نا لڑتے لڑتے ہو گئے گم ایک کی چونچ اور ایک، دونوں طاقتیں کلیپس کریں، اور کلیپس دونوں کیا کرتی. تو اتنی بڑی جو ہے نا 11 بندے جو بولیں اور ایک موضوع کے اوپر بولیں. یہ کبھی عراق کے بارے میں بولا جاتا تھا، طالبان کے بارے میں بولا جاتا تھا، اس کے بعد کبھی کبھی کیوبا کے بارے میں بولا جاتا تھا، کشمیر پہ بولا جاتا، کشمیر پہ پہلی دفعہ ہسٹورک ہے. اور اتنا بڑا ہسٹورک معاملہ ہے، اس کو پاکستان کو کیا پاکستان کو اب کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہو گیا، پاکستان کو اس کو کیا آگے کیا برطانیہ کے اندر بذات خود ان لوگوں کی تقریروں کے ایکسٹریکٹ لگا کے آپ کو شائع کرنے چاہیے، پوسٹرز بنانے چاہیے ان کی تقریروں سے لے کے، اور ان کے وہ کارڈز بنا کے لوگ نکلیں. اتنی بڑا آپ کے پاس کراؤڈ بیٹھا ہوا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اگر کونسلیٹ جنرل برمنگھم میں چلے جائیں، کونسلیٹ جنرل جو ہے مانچسٹر میں چلے جائیں، ہر کونسلیٹ کے باہر 100-200 بندہ جو ہے وہ پاسپورٹ کے اوپر ویزا لگوانے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے. ہر بندے، میں نے 1000 1500 2000 بندوں کا کراؤڈ اکٹھا کرنا کوئی مشکل کام ہی نہیں. پی ٹی آئی کیوں نہیں کرتی؟ نون لیگ کیوں نہیں کرتی؟ ان کو اپنے جھگڑوں سے فرصت ملے تو پھر وہ صرف نواز شریف کے دروازے کے اوپر جا کے وہ کرنے کی، یا وہ دوسرے جو اس کے دروازے پہ جا کے وہ کرنے کے. یہ اگر اس صرف میں کہتا ہوں اس کے ایکسٹریکٹ نکال کے وہ بلاک میں کر کے آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. اور یہ تو اتنی بڑی چیز ہے کہ ان کی باتیں، ان کی تصویریں لگا کے، اور آج کل تو اس کی ابھی تک سوشل میڈیا پہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر یہ وائرل ہو جاتی ہے، ان کی تقاریر اور ساری پیکیجز بنائے. ظاہر میڈیا تو اپنا رول ادا کر ہی رہا ہے، ہم نے بھی کیوں کیا، باقی بھی کریں گے، لیکن ڈیجیٹل میڈیا اور انٹرنیشنل پریس اب یہ کریں گے نا تو ان کا میڈیا جو ہے اگنور نہیں کر سکے. بالکل. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے ان مسلمان لابیز نکالیں، مسلمانوں کو جو ساتھ رہتے ہیں آپ کے، سکھوں کو ساتھ نکالیں. نکلے بھی ہیں پہلے بھی، ماضی میں بھی ایسے کئی واقعات ہیں. چلیں ناظرین لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے اور ڈیولپمنٹ جو دہلی میں اس وقت جاری ہے، کسانوں کا مظاہرہ اور خالصتان کے حق میں آوازیں.